हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम सेतु चैनल में। मैं आप लोगों की दोस्त पायल गुप्ता। हम लोग एनसीईआरटी के बाइलिंगुअल कोर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं और कल हमने क्लास सेवेंथ के लिए एक प्री वीडियो सुना था, यानी क्लास सेवेंथ को स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से भारत प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके बीच में क्या होता है, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में क्या होता है वो समझा। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि मैम समझ नहीं आया है कि किस तरीके से ये लड़ाई हुई, ये कौन है, क्या स्टोरी थी। उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आज कर देती हूँ। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने जो समझा था, आप देखो, आप ना इन नामों को देख के परेशान मत हो। आप बस ये देखो कहाँ पे किसका राज है। यहाँ पे एक किंगडम था जिसको हम क्या कहते थे, पल्लवों का वंश था। यहाँ पे पल्लव लोग रहते थे। ठीक है, ये वही पल्लव है जिन्होंने महाबलीपुरम के मंदिर वगैरह बनाए थे। मंदिर, टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। यहाँ पे रहते थे कौन? यहाँ पे रहते थे चालुक्य वंश के लोग। चालुक्य वंश के लोग। अब ये चालुक्य कौन थे, इसे आज की क्लास में समझेंगे। ये सामंती थे। सामंती कौन होते हैं? मतलब जो किसी राजा के अंडर उसकी आर्मी के सेनापति होते थे, और धीरे धीरे वो सेनापति खुद को राजा समझने लगते हैं और अपने ही राजा को मार के उनका राज्य ले लेते हैं। उन्हें कहते हैं चालुक्य। ठीक है, यहाँ पे रहते थे, इस इतने एरिया के अंदर रहते थे चेरा लोग। कौन? चेरा। हिंदी में अगर मैं कहूं तो चेरा वंश के लोग। और यहाँ पे रहते थे पांड्या वंश के लोग। छोटा छोटा वंश था इनका, पांड्या, चेरा, पल्लव, चालुक्य थोड़े से बड़े होते थे। ये जो एरिया आता था, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे रहते थे गुर्जारा, या जिनको आज आप गुर्जर जाति के लोग कहते हो, गुर्जारा और प्रतिहारा। ठीक है, फिर आज की क्लास में हम देखेंगे ये जो एरिया था, इस एरिया के अंदर चौहान लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? चौहान, जिन्हें राजपुताना घरा के कहते हैं, राजपूत जिन्हें कहते हैं। और ये जो एरिया था, यहाँ पे रहते थे पाल वंश के लोग। कौन रहते थे? पाल वंश के लोग। तो इस तरीके से आपको आई होप सिंप्लीफाई लगेगा। अब क्या हो रहा है, पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, चालुक्य पल्लवों की जगह लेना चाहता था। और एक और एम्पायर था जिसे कहते थे चोल वंश। क्या कहते थे? चोल वंश। ये चोल वंश भी इसी एरिया के अंदर से आए थे। इसी एरिया के अंदर से तीसरी सेंचुरी के अंदर आए थे। थर्ड शताब्दी के अंदर वो हार गए थे बुरी तरीके से, और तीसरी से लेकर 9वीं शताब्दी के अंदर उनका कोई नाम नहीं आएगा। 9वीं शताब्दी में ये चोल वंश के जो लोग हैं, ये पल्लवों से लड़ते हैं। ठीक है, ये पल्लवों से लड़ते हैं। और इन पल्लवों को हरा के यहाँ पे कौन बैठ गए? चोल वंश के लोग बैठ गए। ठीक है, इन पल्लवों की लड़ाई चालुक्य से भी चल रही थी। इन पल्लवों की लड़ाई ऊपर से आए हुए चोल वंश से भी चल रही थी। दोनों ने ही मिलके, चालुक्य और चोल दोनों ने ही किनको हरा दिया? पल्लवों को हरा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये चालुक्य जो वंश था, ये चालुक्य वंश अब अपने चारों तरफ फैलना चाह रहा है। यानी पल्लवों का नाम अब मिट चुका है। अब कौन बैठ गए हैं? पल्लवों की जगह चोल लोग बैठ गए। अब चालुक्य और चोल की लड़ाई होगी, चालुक्य और पांड्या की लड़ाई होगी, चालुक्य और चेरा की लड़ाई होगी, चालुक्य और गुर्जारा प्रतिहारा की लड़ाई होगी। यानी ये चालुक्य वंश के जो लोग हैं, ये चारों तरफ अपने जितने भी रीजन है, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबसे लड़ रहे हैं और सभी के ऊपर विजय पा लेते हैं। तो इन लास्ट हम ये देखेंगे कि इतने बड़े एरिया के अंदर केवल चालुक्यों का रूल हो जाता है। किसका रूल हो जाता है? केवल चालुक्य राजा रह जाता है। यहाँ पे आपका वो पाल वंश रह जाता है। यहाँ के कुछ भाग में, यहाँ पे वो राजपूत रह जाएंगे। यहाँ के कुछ भाग में गुर्जारा प्रतिहारा लोग रह जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये बातें समझ आ गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास सेवेंथ का जो पहला चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर। मतलब कि अब एंशियंट इंडिया से जब हम मध्यकालीन भारत में आ रहे हैं, तो किस किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। देखो, अब आप देखोगे मध्यकालीन भारत के अंदर, या मैं कहूंगी कि एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे, जैसे ह्यून सैंग थे। ठीक है, और अलग अलग तरीके के फॉरेनर, विदेशी लोग आते हैं। सब विदेशी लोग अपनी अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मध्यकालीन भारत आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर, बहुत सारे फॉरेनर और आते हैं। सब अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं। कोई मुस्लिम इन्वेडर है तो कोई अरब से आ रहा है, कोई पारसी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब लोगों की अपनी एक भाषा है, अपनी एक लिपि है। तो यहाँ पे जो शब्द पहले प्राचीन भारत में जो यूज हो रहे थे, अब शब्दावली सबकी अलग अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि फॉरेनर का मतलब
हमारे लिए क्या है विदेशी, किसी के लिए क्या है स्ट्रेंजर, अजनबी, किसी के लिए क्या है परदेशी। तो हर इंसान के लिए इस एक शब्द का मतलब अलग अलग है, यानी हर भाषा के अंदर हर शब्द जो है अब उसका मतलब बदल रहा था। यानी भाषाएं बहुत सारी निकल निकल के आ रही थी जब प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हम हिस्टोरियंस की बात करते हैं और उनके स्रोतों की बात करते हैं। अब आपने पहले देखा बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या थे, जिन्हें मैंने कहा था शिलालेख, यानी कि जो शिलालेख नहीं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो मतलब पेड़ की छाल के ऊपर कुछ लिख रखा है हाथों से, वो स्रोत मिलते थे। कहीं दीवार यानी वॉल्स के ऊपर कुछ लिख रखा था, इंस्क्रिप्शन जिनको कहते थे हम लोग, अभिलेख जिनको कहते थे, उनके प्रमाण मिलते थे हमें, या हमें कुछ सामान मिल जाता था पुरातत्व विभाग का। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों को लिखना आ रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे किसी को सिक्के मिल गए, कहीं पे कुछ लिखावट मिल गई, कहीं पे कोई मटके दबे हुए, कहीं हड्डियां मिल गई, कहीं पे कुछ लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिल गए, लेकिन कुछ कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही है। अब यहाँ पे लोगों को जो भी कुछ मिल रहा था, लोगों ने उनको कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, जो अमीर घराने के लोग थे वो इन आर्किटेक्चर को इकट्ठा करने लगे, सिक्कों को इकट्ठा करने लगे कि पौराणिक समय में ये होता था। कुछ लोगों का शौक होता था इन सब चीजों को इकट्ठा करना। अब आप देखेंगे ये वो समय है जब कागज जो है, जब पेपर उसका उद्भव हो चुका है, और वो कागज जो है वो बहुत सस्ता हो गया है। अब कागज सस्ता होने की वजह से लोगों ने लिखना शुरू किया, लेकिन अभी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो लोग क्या कर रहे थे, जो कहीं गुफाओं पे लिखा हुआ मिला, कहीं दीवारों पे लिखा हुआ मिला, किसी को पेड़ की छाल पे लिखा हुआ मिला, किसी को किसी खंबे पे कुछ लिखा हुआ मिला, लोगों ने क्या किया, उनको कॉपी करना शुरू किया, हाथ से कॉपी करना शुरू किया। अब जब आप भी अपने दोस्त की नोटबुक से कॉपी करोगे तो आपको कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, आप अपने तरीके से उन शब्दों को ढाल देते हो। इसी तरीके से अब जो लोग आगे आएंगे, उन लोगों ने क्या किया, जो पुरानी चीजें मिल रही थी ना, उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर जो हैंडराइटिंग समझ नहीं आई उसको अपने शब्दों में लिख दिया, और इस तरीके से जो पुराने कुछ स्रोत थे वो नए स्रोतों में बदल गए। अब आप एक चीज देखो, आपको मान लो यहाँ पे कुछ मिल गया, आपको यहाँ पे कोई किताब लिखी हुई मिल गई, ठीक है। अब इस किताब को ए पर्सन भी पढ़ रहा है, इस किताब को बी पर्सन भी पढ़ रहा है, इस किताब को सी पर्सन भी पढ़ रहा है। सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, और सभी अपनी अपनी भाषा के अंदर अब एक नया स्रोत तैयार कर रहे हैं, एक नई किताब तैयार कर रहे हैं। तो सभी जितने भी राइटर्स होते थे, जितने भी लेखक होते थे, उन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो इसलिए हमें इतिहास के अलग अलग स्रोत के अंदर अलग अलग बातें जानने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब समय अब मध्यकालीन भारत में चल रहा था। नए नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर के आ रहे थे। क्या हो रहा था, कृषि बहुत तेजी से बढ़ रही थी, सिंचाई बढ़ रही थी, नई नई टेक्नोलॉजी बन रही थी, यानी व्हील बन रहा था, पहिया जो बुनने के काम आता था, कपड़े का बहुत तेजी से उत्थान हो रहा था, फायर आर्म्स मिलने लग गए थे। ठीक है, नई नई तरह की वैरायटी के खाने मिलने लग गए थे। अब आलू का उद्भव हो चुका था, कॉर्न यानी मक्का मिलने लगी थी, चिलीज यानी कि मिर्च मिलने लगी थी, चाय कॉफी इन चीजों का उद्भव हो चुका था। और ये जो पीरियड था ना, ये बहुत ज्यादा मोबिलिटी का था। मोबिलिटी का मतलब कि बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे हर चीज में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो लोगों की सोच हो, चाहे वो धर्म हो, कुछ भी हो, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। और इसी तरीके से अलग अलग तरीके के लोग उभर के आ रहे थे। इसी तरीके से एक नई जाति देखने को मिलती है जिनको हम क्या कहते हैं, राजपूत। ये राजपूत कहाँ देखने को मिले, दिल्ली और अजमेर के पास देखने को मिले। इनको राजपुत्रा के नाम से डिराइव किया जाता है, राजपूत। इसके बारे में हम देखेंगे भी आज। और भी बहुत बहुत अलग अलग तरीके के लोग आए, जैसे कुछ मराठा थे, कुछ सिख थे, कुछ जाट लोग आए, कुछ अहोम थे, कुछ क्यास्थास थे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की अब जातियां उभर के आ रही है, बहुत सारी सबकास्ट, बहुत सारी जाति उभर के आ रही है। यानी हमें क्या समझ आ रहा है, अब लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है, भेदभाव होने लगा था, तुम इस जाति को हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। पहले क्या हो रहा था, एक इंसान की जो जाति है वो परमानेंट नहीं थी। मान लो कोई एक क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म हुआ है, किसी का क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, और उसने अपना काम ब्राह्मण वाला कर लिया, तो वो ब्राह्मण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रैंक्स जो है अब परमानेंट नहीं है। अब जो रैंक्स हैं वो परमानेंट नहीं है, मतलब कि उनके काम के हिसाब से, उनके जाति के हिसाब से उनको अंदर वैरायटी आ रही है।
ठीक है। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब लोग जो है जाति के नाम पे जाना जा रहे हैं कि ये सिख है, ये मराठा है, ये जाट है, ये कैस्थास है, ये राजपूत है। इस तरीके से लोगों की बहुत सारी जातियां, बहुत सारे ऑक्यूपेशन यानी रोजगार उभर के आ रहे हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर के अंदर हमने ये बातें जानी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा समाज है उसके अंदर भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत अलग अलग तरीके के रीजन, बहुत अलग अलग तरीके के एम्पायर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुस्लिम थे, अब आने वाले टाइम में ब्रिटिशर आ जाएंगे। तो ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ये मध्यकालीन भारत से ही शुरू हो रहे हैं। यूरोपियंस जो है आप देखोगे भारत के बारे में धीरे धीरे जानने लगेंगे जैसे हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश अलग अलग एम्पायर, अलग अलग रीजन के साथ हम लोग अपने आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो ये सारे चेंजेस चैप्टर नंबर 1 में बताए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर समझने का नहीं है, बस एक आइडिया दिया हुआ है कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। इसके बाद हम नए चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।